This conference will now be recorded. ठीक है, तो जैसा कि हमने आज मॉडर्न इंडिया के सेकंड लेक्चर में पोर्तुगीज अराइवल्स को फोकस किया है और हमने इस टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड किया है उसको समझने के लिए। पहले पार्ट में हमने देखा है कि पुर्तगालियों के निजी अभियान जो प्राइवेट अराइविंग्स हैं उसको देखना है और उसका क्वेश्चन प्री में ज्यादा बनता है ना। और उसमें आप लोग मैक्सिमम लोग जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ है ना। बस एक बार प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइवेट अभियानों में सबसे पहले आपने कल देखा था कि बार्थोलोम्यूज डियाज पहला आदमी है जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। ये भारत के लिए नया समुद्री क्वेश्चन मार्क हाईवे था या रूट था। उस समय कालीकट का जो राजा है वो जमोरिन उसका टाइटल है एंड ही वेलकम वास्को डी गामा। ठीक है। और जमोरिन ने उसका वेलकम क्यों किया? क्योंकि वो अरब व्यापारियों को लेट डाउन करना चाहता था, उनको समाप्त करना चाहता है या उसके पैरेलल एक नई पावर खड़ी करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे। आप जानते हैं कि पोर्तुगीज सबसे पहले आए, ये आपके पास पता है। और इसके लिए उन्होंने किससे परमिशन ली है? पोप अलेक्जेंडर 6 से। ये क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। पोप अलेक्जेंडर 6 ने एक चार्टर दिया उनको और चार्टर से ईस्टर्न ओशियंस में उनको पार्टिसिपेट करने का ट्रेड में मौका मिलता है, परमिशन मिल जाती है। वास्को डी गामा की जो जर्नी है वो 90 डेज की है और उसमें अब्दुल मनीज, ये मनीक लिखा हुआ है जबकि सही नाम मनीज जा होना चाहिए लास्ट में, वो हेल्प करता है, गुजरात का है और वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाता है ना। कल भी हमने देखा कि 60 गुना कमाई, 60 टाइम ज्यादा इनकम कमा लेता है यहाँ से वो। अब हमने कल ये भी देखा कि वास्को डी गामा भारत या पोर्तुगीज भारत क्यों आना चाहते हैं, वो भी आपके सामने है। और मैक्सिमम लोगों को मैंने रिप्लाई करके लिखा है कि उन्होंने जो नहीं मेंशन किया वो करना चाहिए था, मेरे कहने पर मेंशन किया है, और वो है ये। और ये चीज दिखा रही है कि आप लोगों को जो स्लाइड में दिखा दिया जाता है वही आप नोट करते हो, जो बोला जाता है वो आपकी समझ में नहीं आता। मैंने साफ साफ बोला था कि पहला काम भारत में आने का ईसाई धर्म का प्रचार है। ठीक है। मेरे कहने पर आप लोगों ने उसे ऐड किया, तो गलती द्वारा ना करें, जो कहा जा रहा है उसे भी सुने ध्यान से, उससे भी मेंशन करें। हर चीज स्लाइड में नहीं होगी। खैर, एनीवे, तो पुर्तगाली भारत में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी जो राइवल्स हैं वो अरेबियंस और वेनिस के ट्रेडर्स हैं, उनको वो फाइट करना चाहते हैं, उनको फाइट देना चाहते हैं, है ना। तो उनको समाप्त करना है, ईसाई धर्म का क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है, सेकंड इम्पैक्ट होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद फिर 1500 में कौन आया? अल्वारेज कैब्रो। ये डेटा भी आपके पास नहीं होगा, अगर है तो अच्छी बात है। लिस्बन से भारत के लिए निकला और उसका पर्पस था कि ईस्ट एशिया से ब्लैक पेपर और स्पाइस के ट्रेड को ऑक्यूपाई करना है, मोनोपोली स्टैब्लिश करना है उसको। और इनकी जो पहली कमर्शियल प्लेस बनी है, याद रखना, कोचीन है। पुर्तगालियों की भारत में पहली कमर्शियल प्लेस कोचीन बनती है। ठीक। इस बीच में वास्को डी गामा फिर से भारत आया था, आपको पता ही है।
तो आप लोग बताओ कि वास्को डी गामा भारत फिर से कब आया? 1502 में। 1502 में, ठीक है। यस। तो अब क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाल से भारत में आने वाले व्यक्तियों का सीक्वेंस बताओ। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होगा? वास्को डी गामा, अल्वारेज कैब्रोल, और फिर से वास्को डी गामा, और फोर्थ में फ्रांसिस डी अल्मेदा। ठीक है, ये चार लोग, चार में से दो कॉमन है, तो इसलिए तीन लोग रह जाएंगे कुल मिलाकर। ये आने का सीक्वेंस होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है यहां तक? यस सर। तो ये प्री के हिसाब से आपका मैटर तैयार हो जाता है। अब जैसे ही फ्रांसिस दी अल्मेदा भारत आएगा, तो वो परमिशन लेकर आएगा और कंपनी की तरफ से आएगा। आपकी बात, कंपनी का नाम आपको लिखना है एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। तो मे बी इस स्लाइड में उसका कंपनी का नाम नहीं है, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो कंपनी का नाम लिख लिया आपने, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया, ठीक है। इस कंपनी का जो हेड था वो गवर्नर था। जो अपेक्स बॉडी थी उसको गवर्नर कहा गया, और गवर्नर से कहा गया था, या उसको राइट दिए गए थे चार्टर से, कि कंपनी के फेवर में, इंटरेस्ट में आप युद्ध कर सकते हैं, व्यापार के लिए युद्ध कर सकते हैं, ट्रीटी संधि कर सकते हैं, और विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी के गवर्नर्स को कंपनी के इंटरेस्ट में ट्रेड, वॉर, ट्रीटीज और एक्सपेंशन करने का राइट दिया गया, और इन्हीं गवर्नर्स ने इन्हीं पॉलिसीज को आगे चलाते हुए कंपनी को एस्टेब्लिश किया भारत में। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक हमारा तैयार स्टार्ट होगा, और वो है कंपनी के कौन से, पुर्तगालीज के जो सरकारी अभियान हैं उनकी चर्चा करनी है। और सरकारी अभियानों की शुरुआत कौन करेगा? गवर्नर्स करेंगे। गवर्नर्स में सबसे पहले कौन आएगा? फ्रांसिस डी अल्मेदा। ये व्यक्ति आएगा सबसे पहले जो भारत में पुर्तगालियों के गवर्नमेंट इनिशिएशन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, 1505 1505 में ये स्टार्ट हुई कहानी। तो क्वेश्चन अल्मेदा से बना है एक पर्सनैलिटी के तौर पर, व्यक्तित्व के तौर पर, क्योंकि वो एक पॉलिसी का जन्मदाता भी है, इसलिए यही पॉलिसी पहली पॉलिसी है जो आपके काम की, जिस पर आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे कि पुर्तगालियों की समुद्री नीति क्या है। ठीक है, तो ओशन पॉलिसी ही उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी है। ओशन का पानी ब्लू है, नीला है, इसलिए नीले पानी की नीति है। और अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ये नीला पानी किस ओशियन का है? क्या जवाब होगा? ये नीला इंडियन पानी ओशन। किस? इंडियन ओशियन का। ठीक है, तो इंडियन ओशियन का मतलब केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडोनेशिया तक पूरा। ठीक है, जिसमें अरेबियन सी भी शामिल होगा, रेड सी के इलाके भी शामिल होंगे, और इंडोनेशिया तक कहानी जाएगी। तो पूरा इंडियन ओशन कवर करना है। तो इसका पर्पज ये था कि इंडियन ओशन में जो भी ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड को ऑक्यूपाई करना है, और जाहिर सी बात है उसके लिए इन्होंने इंडियन ओशन पर अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्री के लिए, नीले पानी की नीति या समुद्र नीति का संबंध किस समुद्र से है? इंडियन ओशन से है, जन्मदाता।
फ्रांसिस डी अल्मेदा है, जिसको राइट दिया गया था कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वो इन सब पर कब्जा कर सकता है। ठीक है, और उसे युद्ध लड़ना पड़े, वॉर लड़ना पड़े तो वॉर भी लड़ सकता है। ठीक है, चलो, तो अगर ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य पूछे तो क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव? खुद को समुद्र में मजबूत बनाना और इंडियन ओशन के व्यापार को नियंत्रित करना। ठीक है, तो स्ट्रेंथन itself or Portuguese and control over trade in Indian Ocean। ठीक है, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है। इस ब्लू वाटर पॉलिसी में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अब वो कुछ और भी करेंगे आगे, तो वो भी हम ऐड करने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम सेकंड पोर्तुगीज देखेंगे, जो कौन होगा? अल्बुकर्क भारत आएगा। तो एज ए पर्सनैलिटी दूसरा क्वेश्चन आपका मेंस का तैयार होगा अल्बुकर्क से। लेकिन उससे पहले अल्मेदा से क्वेश्चन अच्छा बनता है, फ्री में बना है क्वेश्चन और बहुत अच्छे से पूछा गया है। आपको ये ध्यान रखना है, कल भी कुछ लोगों ने इसको मेंशन करने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है। भारत का कोई भी टेरिटरी जो किसी भी ब्रिटिश या यूरोपियन ने जीता हो, आंसर क्या होगा? कोई भी इंडियन टेरिटरी द्वीप होगा, आंसर है ना? या द्वीप पर कब्जा करना ही दिखाता है कि उनकी इंडियन ओशन की पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी सक्सेसफुल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कथन कारण का क्वेश्चन बन सकता है, असिस्टिंग रीजनिंग का क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये घटना 1509 की है, उस प्रश्न में ये ऑप्शन एक और होगा, और उस प्रश्न के अलावा फिर ये होगा कि उसमें उसने, हम क्यों कह रहे हैं कि पुर्तगाली सागर बन गया? क्योंकि इसमें केवल इंडियन पावर्स को नहीं हराया है। आप देख रहे होंगे ये तीनों मुस्लिम पावर्स हैं बेसिकली, आप देख रहे होंगे यहाँ। तो मिस्र, तुर्की और गुजरात, याद है कल तुर्की पर कब्जा हुआ था कुस्तुनतुन यहाँ पर तुर्की का, तो उनके इंटरेस्ट भी थे इसमें, जाहिर सी बात है। ठीक है, रेड सी पर सीमा लग रही है, मिस्र की भी लग रही है, और गुजरात में जो व्यापारी हैं, राजा हैं, वो भी मुस्लिम हैं। तो एक तरीके से वो मुस्लिम सेना को परास्त कर रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में अगर अगर आपको 50 शब्द लिखने हों, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जन्मदाता फ्रांसिस अल्मेदा ने हिंद महासागर पे उद्देश्य लिखेंगे। हिंद महासागर पे क्या करना था? समुद्र में ताकतवर बनना था और अंततः व्यापार को नियंत्रित करना था। इसके लिए उसने हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में बदल दिया जब उसने द्वीप पर अधिकार किया। द्वीप पर उसने 1509 में मिस्र, टर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को हराकर ऐसा किया। क्लियर है? तो प्री के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ में आपको मिलेंगे। ठीक है, और 50 शब्दों में लिखना हो तो फिर ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और ये काम कब हुआ, किसने शुरू किया। लेकिन अभी क्वेश्चन मेंस का तैयार पूरा नहीं है, अभी आगे हमें और चीजें जोड़नी है। ठीक है, चलिए, तो सेकंड गवर्नर हमारे पास अल्बुकर्क है, जो अलविदा के जाने के बाद आने वाला है, आया है। इसने, ये भारत में पुर्तगाली सत्ता का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बना अल्बुकर्क से? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आंसर हम अल्बुकर्क देते हैं, क्योंकि 1510 में मेंशन करना है इसे, ये डेट काम की है। बीजापुर के राजा से क्या किया है? गोवा को ले लिया है। और बीजापुर के राजा का नाम भी महत्वपूर्ण होगा, कौन है? यूसुफ आदिल शाह। लेकिन याद रखना, गोवा अभी उनका हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि कालीकट कोचीन के इलाके में आता है। वास्को डी गामा से लेकर 1509 तक कोचीन ही उनका सेंटर है।
ठीक है, गोवा मिल जाएगा, लेकिन तब भी कोचीन बना रहेगा कुछ समय तक सेंटर उनके लिए, छोड़ने वाले नहीं हो सकते, अचानक से नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो गोवा कहाँ से मिला? बीजापुर से। कब मिला? 1510 में। किसने लिया? अल्बुकर्क ने। इसलिए वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि गोवा ही उनकी सत्ता का प्रतीक बनने वाला है, इसलिए वास्तविक संस्थापक है। तो क्वेश्चन कथन कारण के लिए तैयार है कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक है, स्टेटमेंट है। कारण बता देंगे आप, क्योंकि वही गवर्नर था जिसने गोवा को बीजापुर से प्राप्त किया और गोवा आगे चलकर पुर्तगाली सत्ता का केंद्र बना। ठीक है, ये कथन कारण से तैयार रखिएगा आप। ठीक है, अल्बुकर्क ने, और क्यों कहेंगे, दूसरा काम ऐसा क्या किया इसके संस्थापक बना? क्योंकि गल्फ ऑफ पर्सिया में उसने क्या कर लिया? हरमुज। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यही वो चीज है जो पुर्तगाली सागर में बदलेगी पुर्तगालियों को, हिंद महासागर को। हरमुज पर कब्जा करने का मतलब था कि जो वेस्ट एशिया है, जहां से यूरोप जाया जा सकता था, वो कब्जा इसके हाथ पर है अब। द्वीप के अलावा उसका कब्जा दमन पर हुआ, सालसेट पर हुआ। द्वीप है सालसेट द्वीप, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। बसीन है, चोला है, मुंबई है, ये सेंट थोमे है। ठीक है, ये क्वेश्चन काम के है आपके। तो अगर आप इस क्वेश्चन को वहां लिख रहे हो तो आप डायग्राम बनाकर इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं आपको इसके संबंधित एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा ग्रुप में, तो आप लोग वहां से पॉइंट आउट कर सकते हैं। अल्बुकर्क को और क्यों कहेंगे संस्थापक? क्योंकि उसने भारतीय समाज में या भारतीयों के बीच अपनी पकड़ बनाई, और पकड़ बनाने के लिए कल आपने डिस्कस किया था, क्या किया उसने? भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया, खासकर उन भारतीयों स्त्रियों को जो सती होने जा रही थी। ठीक है, पहला यूरोपियन पावर जिसने भारतीयों को अपनी सेना में स्थान दिया। कितना अच्छा क्वेश्चन मिला है, देखो ये बात। तो अल्बुकर्क या पुर्तगाली जो पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय लोगों को अपनी सेना में भी प्लेस किया है। पहला यूरोपियन गवर्नर जो भारत में दफनाया गया, सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन। ये वो आदमी है जो भारत में दफना दिया जा रहा है। तीसरा गवर्नर कुन्हा है। कुन्हा वो आदमी है जो गोवा ले जाएगा हेडक्वार्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है प्री का? वास्को डी गामा से लेकर 1530 तक कोचीन कब तक रही उनकी हेडक्वार्टर? 1530 तक। चाहे गोवा उनको 1510 में मिल गया, 20 साल बाद गोवा वो ट्रांसफर करेंगे अपने आप। ठीक है, तो 1498 और 30 यानी लगभग 32 साल तक कोचीन क्या रहा? उनका मेन सेंटर है। लेकिन तब तक ईस्टर्न पार्ट पर भी कब्जा हुआ पुर्तगालियों का। और ईस्टर्न पार्ट कौन कौन से हैं? सैन थोमे, चेन्नई वाला पार्ट जहां पर चेन्नई बनेगा आगे चलकर, और बंगाल तक पहुंच गया। तो अच्छा क्वेश्चन है कि बंगाल में पुर्तगालियों का विस्तार किसके समय में हुआ? तो नीनो डी कुन्हा के समय में आप इसे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आगे अगली लाइन में लिखा भी है कि भारत में पूर्वी समुद्र तट किसके टाइम पर कब्जे में आया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पुर्तगाली वाणिज्य के विस्तार का। ठीक है, चलिए अगला गवर्नर आपको जनरली किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन आप यहां से नोट करें। जोवे डी कैस्ट्रो अगला गवर्नर था। ये आदमी श्रीलंका चला गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन बस यही है कि कोलंबो और मलक्का यानी इंडोनेशिया वाले पार्ट में आदमी पहुंच रहा है। मलक्का और कोलंबो यानी भारत से बाहर भी हो। तो ये आदमी जो है, जो हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में बदलेगा, उसमें इसका योगदान भी है। तो 3 लोगों का योगदान अभी तक आपको दिख रहा है उस पॉलिसी में, 4 लोगों का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस यूरोपियन पावर ने भारतीयों को एम्बेसडर भी बनाया और जासूस बनाकर पड़ोसी राज्यों में प्लेस किया? नेबर्स स्टेट्स में, निगवर स्टेट्स में
तो पुर्तगाली वो पहली शक्ति है जिन्होंने इंडियंस को आर्मी में शामिल किया, इंडियंस को एम्बेसडर बनाया, और एम्बेसडर बनाने के पर्पस के अलावा उन्होंने उनको स्पाई बनाकर भी भेजा है। ठीक है, प्री का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में डिक्लाइन कब हो गया। तो आप देखेंगे 18 सेंचुरी तक आते आते, यानी 1790 और 90 के आसपास क्या होगा, पुर्तगाली भारत से बाहर निकल जाएंगे। कारण मैंने कल आपको बता दिया है, ये कारण आप अलग से लिखेंगे। ठीक है, पहला कारण जैसा मैंने कल बताया था क्या है कि लैटिन अमेरिका की खोज उन्होंने कर ली है। दूसरा कारण अब आपके सामने है, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज हैं जो मैंने कल बताई थी आपको, उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था, विरोध होना शुरू हो गया था। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जितने भी यूरोपियंस भारत में आए सबसे ज्यादा कट्टर कौन है, पोर्तुगीज सबसे ज्यादा रिजिड है। सबसे ज्यादा रिलीजियस अनटॉलरेट कौन है, पोर्तुगीज सबसे ज्यादा रिलीजियस अनटॉलरेट है। ये क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट कौन है, ब्रिटिश सबसे ज्यादा टॉलरेंट हैं, सबसे ज्यादा सहिष्णु हैं धार्मिक मामले में। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि आखिर पुर्तगालियों को भारत क्यों छोड़ना पड़ा, तो वो आपके सामने है। ठीक है, अच्छे से तैयार इसको आप लिख सकते हैं। धार्मिक असहिष्णुता, अलगूकर के बाद जो लोग आए वो एफिशिएंट नहीं थे। जो डचेज हैं और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने भी अपोज किया, क्योंकि वो उनके अपोनेंट हैं, कॉम्पिटिटर भी हैं। विजयनगर साम्राज्य भी इधर चला जा चुका था, आपको पता है। 1565 आते आते विजयनगर साम्राज्य भी खत्म हो चुका था। ठीक, इसलिए ये यूरोपियंस के पतन का कारण आपसे पूछा गया है प्री। ठीक, सर इसी में ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच में भी तो सर युद्ध हुआ था जिसमें सुहाली की संधि की गई थी। बिल्कुल, वो आप लिखेंगे, वो जब क्वेश्चन बनेगा ना डचो पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स के संबंध जब क्वेश्चन आएगा तब आप वहां दे देंगे। जी बिल्कुल ठीक। कंपनी का नाम आपने भी लिखा है, फिर से लिख लीजिए, एस्तादो द इंडियन नाम है। अब मेंस के क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेंगे, और वो अभी आपने देखा कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, नीले पानी की नीति क्या है। उस नीले पानी की नीति तभी कंप्लीट होगी जब आप ये लिखेंगे साथ में, कार्टेज आर्मेदा काफिला सिस्टम। किस तरीके से हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर में बदला गया, उसके लिए ये कार्टेज आर्मेदा काफिला पॉलिसी आपको मेंशन करनी होगी। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं पोर्तुगीज सी के नाम से। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट नोट कि व्हाट इज कॉर्टेज आर्मेदा काफिला सिस्टम, अलग से क्वेश्चन बनेगा। और अगर पुर्तगाली सागर क्वेश्चन बनता है तो भी आप इसको मेंशन करेंगे उसमें। ठीक है, तो कार्टेज आर्मेदा काफिला सिस्टम पुर्तगालियों के डोमिनेंस को दिखाता है, डोमिनेंस ओवर इंडियन ओशियन स्पेसिफिकली। ठीक है, और उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, कार्टेज सिस्टम डेवलप किया था। इवन इतने ताकतवर हैं कि उस समय के महान शासक अकबर को भी क्या मिला, कार्टेज लेना पड़ा। ये अलग बात है, कार्टेज पैसे से मिलता था, लेकिन उन्होंने अकबर को भी कार्टेज लेने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। इससे पता लगता है कि समुद्र में उनकी ताकत क्या है, आप इससे तुलना करके देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि मुगलों की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उन्होंने समुद्र में अपने आप को कभी ताकतवर नहीं बनाया, अकबर भी उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो समुद्र के स्वामी मानते अपने आप को, ऑनर ऑफ द ओशियन कहते हैं पोर्तुगीज। तो क्या होता था इसमें, आपको परमिशन लेनी होती थी। अगर आपको इंडियन ओशियन में कोई भी ट्रेड करना है, यहाँ से वहां जाना है, तो आपको परमिशन यानी कार्टेज लेना होता था। और उसके बाद बदले में कंपनी क्या देती थी आपको, पोर्तुगीज क्या देते थे, सिक्योरिटी देते थे।
कि आपके जहाज के साथ साथ उनके जहाज चलते थे जिसमें सैनिक होते थे, जो आपको समुद्री लोगों से, डाकुओं से, पायरेट से सुरक्षा प्रदान करते थे। यही है पूरा कार्टेज आर्मेदा काफिला सिस्टम। तो दो चीजें शामिल हैं, एक सुरक्षा देना, परमिशन देना, दूसरा उस परमिशन के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करना व्यापार में, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप समुद्र में जा रहे हैं और आपको परमिशन लेनी पड़ रही पुर्तगालियों से, इसका मतलब वो अब समुद्र के स्वामी बन चुके हैं। और यहाँ कार्टेज का मतलब मैंने पहले कहा परमिशन है, परमिट है। ओके, तो ये क्वेश्चन अब मेंस का तैयार है। अब मैंने बताया था कि तीसरा हेडिंग बनेगा प्रभाव, पुर्तगालियों के भारत में प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन तीसरा है आज, है ना, क्योंकि आपने तीसरा हेडिंग दो हेडिंग बना चुके हैं, प्राइवेट और सरकारी एफर्ट्स, इनिशिएशन, और अब थर्ड है पुर्तगालियों का योगदान। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन प्री का बना लो कि जितने भी गवर्नर आपने लिखे हैं चार मेनली, इनमें से कौन ऐसा है जिसके समय में केडी राय या किसने केडी राय से संबंध बनाए। इन चारों में से किसने केडी राय से संबंध बनाए थे? केडी राय जो विजयनगर का महानतम राजा माना गया, बता सकते हो? अल्बुकर्क के दो योगदान हैं, आप देख रहे होंगे। एक तो ये कि हरमुज से लेकर मलक्का तक कब्जा करता है वो, और दूसरा क्वेश्चन है कि वो केडी राय से संबंध बनाता है। तो दक्षिण भारत में बिना केडी राय की परमिशन में कुछ हो नहीं सकता था, ये बात पोर्टुगीज बहुत अच्छे से पता थी। ठीक है, इसलिए अल्बुकर्क को आप इंडियन ओशन या पुर्तगीज पावर का वास्तविक संस्थापक या फाउंडर्स कह सकते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन और है, किस पुर्तगीज गवर्नर ने गुजरात के राजा को समुद्र में उठाकर फेंक दिया था? गुजरात के राजा को समुद्र में उठाकर फेंक दिया था और वो मर गया उससे। तो राजा का नाम बताना है और किस गवर्नर ने फेंका ये भी बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो राजा का नाम बहादुर शाह है, और जब दीव पर कब्जा किया था, किसने किया दीप पर कब्जा? दमन द्वीप पर अल्मीडा में। ठीक है, अल्मेडा। आंसर आंसर होगा नीनोडी कुन्हा। कुन्हा ने उसको उठाकर फेंका समुद्र में। ठीक है, जब दमन पर कब्जे की बात आई तब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेंस का तैयार क्या हुआ? अभी तक दो क्वेश्चन तैयार हुए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, दूसरा क्वेश्चन आर्मडा काफिला सिस्टम क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कि उनके प्रभाव क्या हैं, कंसिक्वेंसेस क्या थे। तो कंसिक्वेंसेस आप दिखाएंगे सबसे पहले कि पोर्तुगीज के द्वारा आर्थिक व्यवस्था में या इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। और चेंजेस में पहला चेंजेस था कि उन्होंने कई सारी चीजें भारत में एज ए क्रॉप इंट्रोड्यूस की, वो आप जानते हैं। ठीक है, तो टोमेटो है, पोटैटो है, मेज है, मक्का है, क्लियर है, टोबैको है, रेड चिली है, ये सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। मूंगफली यानी ग्राउंड नट, ये आपको बेटर पता है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत में फलों का राजा कौन है? मैंगो। प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं आप लोग, है ना। कौन सी ऐसी वैरायटी थी मैंगो की जो पोर्तुगीज ने स्टार्ट की, जबकि आम का जन्म भारत में ही हुआ, लेकिन एक ऐसी वैरायटी आम की थी जो पोर्तुगीज लेकर आए। बताओ। सर अल्फांजो। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। नाम से लग रहा है अल्फांसो, मतलब वो ब्रिटिश नेम है, तो
तुक्का भी लगा सकते थे तो अल्फांसो नाम निकल कर आता। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, तो ये उनका मेजर इम्पैक्ट था इकोनॉमिक चीज पर। दूसरा, भारत का अर्थव्यवस्था समुद्री मार्ग से पूरे विश्व के साथ, खासकर पश्चिमी यूरोप और ईस्ट एशिया के साथ जुड़ी। इंडिया से जो रूट था, सी रूट, वो पता लगा। ये दूसरा इम्पैक्ट आप दिखाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप जानते ही हैं, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। और पहली किताब कौन सी पब्लिश हुई प्रिंटिंग प्रेस में? पहली बुक जो पब्लिश हुई थी? बाइबल। बिल्कुल ठीक, बाइबल पहली बुक है जो प्रिंट होगी वहां से। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो लगी कहाँ थी, ये बताओ। किस प्लेस पर लोकेट की गई थी उसे? गोवा। गोवा, ठीक है। जो मैकेनिकल घड़ी जिसको आप वॉच यूज करते हैं आज की डेट में, वो भी इन्हीं पोर्तुगीज ने यूज की थी, इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, वॉच इंट्रोड्यूस की। ठीक है, चलिए, और क्या इम्पैक्ट है वो आपके सामने है इकोनॉमी के अलावा। कि धर्म परिवर्तन के लिए क्वेश्चन कौन सा बनेगा? 1542 में अल्फांसो डिसूजा के साथ कौन आया? सेंट जेवियर भारत आए। ये ऑर्गेनाइज प्रमोशन दिख रहा है क्रिश्चियनिटी का इंडिया में। और उन्होंने किसको फोकस किया? बिटवीन कन्याकुमारी एंड एडम ब्रिज में के बीच में रहने वाले जो ट्राइबल सोसाइटी है, मालाबार्स जो हैं, ठीक है, और यहाँ कौन से जो फिशरमैन रह रहे हैं, मकुआ, ये एक लोकलाइट ट्राइब है, मुकुआ फिशरमैन है। ये क्वेश्चन प्री के लिए अच्छा है। तो भारत में ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को लाने और प्रमोट करने के लिए दूसरा इम्पैक्ट आप दिखा देंगे। तीसरा इम्पैक्ट हमने कल चर्चा की थी कि उन्होंने गोथिक आर्ट को जन्म दिया। गोथिक आर्ट वो लेकर आए। शिप बिल्डिंग भी यहाँ दिखाई देती है, अगर आप देखना चाहेंगे तो। शिप बिल्डिंग जो प्रेस आई, उसका टाइमिंग भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। ये है सब प्री के क्वेश्चंस, और मेंस में भी आप यूज करेंगे। ठीक, यूरोपियन पुर्तगीज को ओशियन पावर बनाने के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? उनकी नेवल आर्मी, जाहिर सी बात है। इससे एक इम्पैक्ट दिखाई देता है कि पुर्तगीज ने ये स्थापित कर दिया, आगे के लोगों के लिए मैसेज दे दिया कि भारत के व्यापार पर वही कब्जा कर सकता है जिसकी नेवल आर्मी स्ट्रांग होगी। अभी तक भारत पर कब्जे के लिए पूरे पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था जो एस्टेब्लिश करता हो कि इंडिया पर कब्जा करना है तो नेवल आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन पोर्तुगीज ने एस्टेब्लिश कर दिया पहली बार कि आने वाला टाइम उसी का है जो नेवल तौर पर स्ट्रांग होगा। और आप देखते हैं, हमने जब मॉडर्न इंडिया आगे बढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि अंग्रेजों को भी भारत छोड़ने का लास्ट मैसेज कहाँ से मिला था? जब उन्हें लग गया कि भारत में अब वो नहीं रह सकते, जब रॉयल नेवी का रिवोल्ट हुआ था। क्योंकि रॉयल नेवी ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी ताकत थी। ये चीज दिखाती है कि भारत पर व्यापार और भारत पर कब्जे के लिए जरूरी था कि इसके पास नेवल आर्मी स्ट्रांग होगी। तो वो भी एक आप इम्पैक्ट में दिखाएं कि भारत में पहली बार हुआ कि नेवल आर्मी का इंपॉर्टेंस देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज नेवल आर्मी की इंपॉर्टेंस पर आप बात कर सकते हैं। ये भी इम्पैक्ट पोर्तुगीज स्टैब्लिश करते हैं।
ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये चीज स्लाइड में नहीं है, कुछ चीजें मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्लाइड में नहीं होंगी, जो बोल रहे हैं हम उनको भी आपको ऐड ऑन करना है। ठीक है, इन जो शिप होते थे उनके नेवल आर्मी के, वो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या था उसमें, आप निकल लिखा था कि बड़ी बड़ी बंदूक हैं, राइफल्स और आर्टिलरी तोपें भी लगाई गई थी उन पर। इससे उनकी नेवल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश होती है, यानी ये जहाज केवल बड़े नहीं हैं बल्कि वो सिक्योरिटी के पर्पज से भी फिट फॉर हैं, इससे उनकी मोनोपोली बन जाती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों की भारत में सक्सेस के क्या क्या कारण हैं, इनिशियल सक्सेस जो उन्हें मिली उसके रीजन आप बता सकते हैं, क्या है वो। सबसे पहला जवाब होगा उनकी नेवल, टेक्निकल और जो, ठीक है, नेवल और टेक्निकल सुप्रीमेसी, नौसैनिक और तकनीकी श्रेष्ठता, जिसके पास मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी सिक्योरिटी के साथ, वो टॉप पे था, इसलिए पुर्तगीज पहली बार में ही इस्टेब्लिश होते हैं। दूसरा, द बेटर यूज ऑफ डिप्लोमेसी, बेटर यूज ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति का बेहतर प्रयोग, कूटनीति का, जैसे एग्जाम्पल क्या है उनकी डिप्लोमेसी का, जैसे मैंने अभी कहा कि दो तरह की डिप्लोमेसी दिख रहे हैं, एक तो वो भारतीय सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं, घुल मिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारतीय महिलाओं से विवाह कर रहे हैं, भारतीयों को सेना में शामिल कर रहे हैं, भारतीयों को एम्बेसडर बना रहे हैं। तो जब तक स्थानीय लोगों का, लोकलाइट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो ये उनकी डिप्लोमेसी है नंबर एक। दूसरी डिप्लोमेसी थी कि उन्होंने केडी राय से अच्छे रिलेशन बनाए, जिसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो केडी राय से रिलेशन बनाना, जमोरिन से अच्छे रिलेशन या कोचीन के राजाओं से अच्छे रिलेशन बनाना, ये इनकी डिप्लोमेसी के दो मेजर पार्ट हैं। ठीक है, चलो, तीसरा है उनकी जो खुफिया तंत्र है, जो उनकी इंटेलिजेंस थी, जो उनका स्पाई सिस्टम था, उसका उन्होंने ऑप्टिमम यूज किया है। तो खुफिया तंत्र का कुशल प्रयोग मैंने अभी आपको बता दिया था कि समुद्र में एक पावर बनने के लिए ओशन में उन्होंने इस डिप्लोमेसी, इस इंटेलिजेंस का मैक्सिमम यूज किया। नेक्स्ट, घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार, मोनोपोली ओवर हॉर्स ट्रेड, हॉर्स ट्रेड। क्या था इसमें कि जो अरब के घोड़े थे या जो यूरोप में बेस्ट ब्रीड के घोड़े थे वो भारत में लाते थे, और केवल किसको देते थे, जो उनके फ्रेंड्स होते थे। इससे केडी राय जैसे लोग, जमोरिन जैसे लोग जो थे, उनको अपनी लोकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने में मदद मिली। और आप जानते हैं, मैंने आपको केडी राय के बारे में पढ़ाया भी था कि केडी राय के दरबार में कई लोग आए जो घोड़े का व्यापार करते थे, उन घोड़ों के व्यापारियों का नाम भी मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, तो उस समय स्पाइस और घोड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर से स्पाइस आएगा, उधर से जहाज खाली तो आएगा नहीं, शिप, तो उस शिप में क्या आता था, फिर से घोड़े आते थे, और उन्हीं को अच्छी ब्रीड के घोड़े सप्लाई किए जाते थे जो कि पोर्तुगीज के फ्रेंड्स होते थे। ठीक है, तो इससे लोकलाइट्स लोगों ने उनको भी सपोर्ट किया कि बदले में उनसे वो अच्छी ब्रीड के घोड़े ले सकते थे। ठीक, ये सब सक्सेस के रीजन है जो आपकी स्लाइड में नहीं है, इन्हें आप लिख लेंगे। तो आई होप अब मैक्सिमम क्वेश्चंस प्री में बन जाएंगे, और 3 क्वेश्चन
मेंस के पर्पज से लिखाए हैं उन्हें आप मुझे लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट किया था पुर्तगालियों का भारत में अराइवल, प्राइवेट और गवर्नमेंट, उसके बाद इम्पैक्ट हमने शुरू किया, फिर उन्हें उनकी पॉलिसीज हमने देख ली और उनकी सफलता के कारण भी देख लिया हमने कि वो सफल क्यों होते हैं इनिशियली। फिर हमने ये भी देखा कि वो असफल फेलियर क्यों है, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नो क्वेश्चन?